हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दया स्टडी क्लास। तो आज साइंस का एक टॉपिक लेकर आए तरंग गति। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे एंड तक। तरंग क्या होती है? विक्षोभों के जो प्रतिरूप होता है या जो पैटर्न, जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समूचे द्रव्य के प्रभाव के बिना ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गति करते उसे तरंग कहते हैं। जो तरंग होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना किसी द्रव्य के प्रभाव के बिना ही वो गति करते हैं, उसे कहते हैं तरंग। तरंग के प्रकार, तरंग के 3 प्रकार है: यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, और 3 नंबर है द्रव्य तरंग। तो हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहला है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें क्या होती है? किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न हुआ वह विक्षोभ जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से बढ़ता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। यांत्रिक तरंग न्यूटन के गति नियमों द्वारा संनियमित होते हैं और ये केवल द्रव्यात्मक माध्यमों में उत्पन्न होता है में ही ये तरंगें पाई जाती है। कौन सी? यांत्रिक तरंग। जैसे जल, वायु तथा चट्टानों में यांत्रिक तरंगें पाई जाती है। 2 नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें क्या होती है? तो ये वे तरंगें जिसके संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम ही निर्वात में भी संचरित कर सकती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। जैसे गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, ध्रुव प्रकाश, अवरक्त किरणें, रेडियो एवं टेलीविज़न जो तरंगें होती है वे तरंगें जो निर्वात में भी गमन कर सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें कहती है। और ये निर्वात में जिस प्रकाश की चाल से गमन करती है उसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से ये गमन करती है। 3 नंबर जो तरंग है वो है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग क्या होती है? द्रव्य तरंगें गतिशील इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य मूल कणों यहाँ तक कि परमाणु तथा अणुओं से संबंध होती है। ये जो तरंगें होती है वो गतिशील कणों द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा अन्य मूल कण यहाँ तक कि परमाणु तथा अणुओं से संबंध होती है द्रव्य तरंगें। यांत्रिक तरंगें है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों को हम पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने के कारण माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये माध्यम के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल दृढ़ता वाले पदार्थों में उत्पन्न होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो उस तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। समुद्र में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंगों तथा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक संयोजन होती है। समुद्र में उत्पन्न जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्ध्य, दोनों का संयोजन उसमें उत्पन्न होता है। तनी हुई डोरी हमेशा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तनी हुई डोरी में हमेशा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। तरंग संबंधित परिभाषा है कुछ। तो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे विस्थापन की। तो माध्य स्थिति से कंपन करने वाले कण की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। फिर आता है आयाम। आयाम क्या होता है? माध्यम के किसी कंपित कण के अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को उस कण का आयाम कहते हैं और उसे ए कैपिटल और स्मॉल ए से दर्शाते हैं। आयाम एक सदिश राशि है। फाई कलांतर वाले 2 तरंगें जिनके आयाम a1 और a2 लिए हैं, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उसका जो परिणामी आयाम है वो AR से डिनोट करेंगे। तो AR हो जाएगा √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। महत्तम आयाम क्या होगा? A1 प्लस A2 जब फाई का मान क्या हो? 0 हो, और जब फाई का मान 180 होगा तो न्यूनतम आयाम होगा वो कितना होगा? A1 माइनस A2।
नेक्स्ट है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य क्या होती है? तो माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं, उसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है SI, मीटर होता है। मीटर ये दूरी है, तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है, तो इसका मात्रक हो गया, वो हो गया मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब बात करते हैं तरंगदैर्ध्य निर्भर करता है। तरंगदैर्ध्य किन किन पर निर्भर करता है? तो पहला है माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा है तरंग उत्पन्न करने वाले स्रोत पर। माध्यम की प्रकृति, समान स्रोत द्वारा भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न लंबाई के तरंगदैर्ध्य उत्पन्न होते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न लंबाई की तरंगदैर्ध्य उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है तरंग उत्पन्न करने वाले स्रोत पर। तो दिए गए माध्यम में विभिन्न आवृत्तियों वाली तरंगें अलग अलग तरंगदैर्ध्य उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बिंदु है वो है आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल? तो माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं और उसे T से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती। एक सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उसे आवर्ती कहते हैं। इसे V n या F से दर्शाते हैं। जो आवर्ती होती है वो होती है 1/T, यानी आवर्तकाल का एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवर्ती। तो V बराबर हो गया 1/T, और T ऊपर गया वो इनवर्स T-1। ऐसा ही मात्रक होता है आवर्ती का, वो होता है हर्ट्ज। आवर्ती स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। ये भी ध्यान में रखना है, आवर्ती स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। तो नेक्स्ट है कला। किसी कंपन करने वाले कण की गति की दिशा और उसके विस्थापन का ज्ञान जिससे होता है उसे कला कहते हैं। डेल्टा फाई बराबर होगा 2π/T इंटू स्मॉल टी। दो कलाओं के अंतर को कहते हैं कलांतर। दो बिंदुओं के बीच कलांतर एवं पथांतर में संबंध होगा। कलांतर बराबर होगा 2π/λ, यानी 2π तरंगदैर्ध्य इंटू पथांतर। तो ये हो गया डेल्टा फाई। कलांतर बराबर 2π इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स दो कणों के मध्य पथांतर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हो गया x² - x1। तो नेक्स्ट है वो है तरंग की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवर्ती v में संबंध। तो चाल बराबर होता है आवर्ती इंटू तरंगदैर्ध्य। तो v बराबर हो गया आवर्ती इंटू तरंगदैर्ध्य। अब आवर्ती को हम ये आवर्तकाल के पदों में लिखेंगे λ/, आवर्तकाल। तो v बराबर हो जाएगा चाल ω/k, जहाँ k है कोणीय तरंग की संख्या। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती नहीं बदलती, इसलिए ये समीकरण है वो है v चाल की वो होगी n λ, जहाँ चाल v/v1 λ1/λ2 की होगी। नेक्स्ट है प्रगामी तरंगों में किसी क्षण किसी कण को वेग निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। वो समीकरण है v कण बराबर dy/dt बराबर होगा ω/a cos ω/t-kx। तो ω/a√1 - sin² ω/t-kx, यानी जो साइन और कोस की एक सर्वसमीका होती है वो होती है sin² x प्लस cos² x बराबर 1। वो सर्वसमीका होती है वो होती है, लिख देते हैं, sin² x प्लस cos² x बराबर 1। यहाँ से हम साइन कोस की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो ये अंडर में चला जाएगा। चूँकि x अक्ष के अनुदिश संचरित होती हुई प्रगामी तरंग की समीकरण वो होती है y बराबर a sin
kx माइनस ओमेगा टी, जहाँ क्या के है वो कोणीय तरंग की संख्या है। समीकरण 1 से हमें समीकरण 1 से v कण का मान आएगा, वो आएगा ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है वो है तरंग की तीव्रता। तो एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को ही तरंग की तीव्रता कहते हैं। उसको आई से दर्शाते हैं। आई बराबर 2 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। जो माध्यम का जो घनत्व है और प्रगामी तरंग की जो चाल है v, उसके गुणनफल के बराबर होगा। यदि यहाँ a है वो आयाम है, तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बिंदु a में माध्यम का घनत्व का मान नियत हो तो तरंग गति के लिए v नियत होने पर जो तरंग की तीव्रता होगी वो आयाम के वर्ग तथा आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होगी। नेक्स्ट है तीव्रता तथा स्रोत से दूरी में संबंध। तो तीव्रता होगी वो दूरी जो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग की तीव्रता। नेक्स्ट है तरंग में दाब परिवर्तन। तरंग में दाब परिवर्तन होगा I बराबर P जो अधिकतम P मैक्सिमम जो अधिकतम दाब परिवर्तन है बटा 2 इंटू माध्यम का घनत्व इंटू तरंग का वेग। तो इस वीडियो में हमने साइंस का एक टॉपिक तरंग गति के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।